BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आदिल शाहजेब। इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रोहिंग्या मुसलमानों को मुल्क बदर करने के ख्वाहिशमंद। क्या म्यांमार के बाद इंडिया की ज़मीन भी रोहिंग्या मुसलमानों के लिए तंग होने वाली है? वहाँ पे बहुत जुल्म चलता है, इसीलिए यहाँ बच्चा लेकर पोती लेकर यहाँ पे भाग कर आया हूँ। तो यहाँ से कहाँ जाऊँगी मैं? इंडिया में बाएं बाजू की सरकर्दा सहाफ़ी गौरी लंकेश के कत्ल के बाद सहाफ़ियों के एहतजाजी मुजाहरे। क्या ये कत्ल मुल्क में लिबरल आवाज़ों को दबाने की कोशिश है? और मिलिएगा बरतानिया में मुकीम एक ऐसे अफगान डॉक्टर से जो सोशल मीडिया के जरिए अफगानिस्तान में डॉक्टरों की मदद कर रहे हैं। म्यांमार की हुकूमत ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है कि उसकी फ़ौज रोहिंग्या मुसलमानों को निशाना बना रही है। मुल्क की रहनुमा आंग सान सूची ने कहा है कि रखाइन सूबे की सूरत हाल को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। नोबेल इनाम याफ्ता आंग सान सूची को रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में खामोशी इख्तियार करने पर तनकीद का निशाना बनाया गया है। दूसरी जानिब इंडिया की हुकूमत ने भी कहा है कि वो रोहिंग्या पनाह गुज़ीरों को मुल्क बदर करने का इरादा रखती है। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी म्यांमार के दौरे पर है। इंडिया में 40,000 से ज्यादा रोहिंग्या पनाह लिए हुए हैं। इंसानी हकूक की तंजीमों ने हुकूमत के फैसले पर नुक्ताचीनी की है। दिल्ली से शकील अख्तर की रिपोर्ट। बर्मा सरकार के द्वारा किए हुए जुल्म। बर्मा में मजालिम के खिलाफ दिल्ली में रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों का मुजाहरा। को मारा जा रहा है, उसकी आवाज उठाने के लिए। लेकिन अब खुद इंडिया के रोहिंग्या पनाहगुज़ी भी मुश्किल में पड़ गए हैं। हुकूमत ने कहा है कि वह इंडिया से रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों को मुल्क बदर करने वाली है। Accuse India of intolerant or dealing with Rohingyas in a very inhuman manner. They are illegal. दाखिली उमूर के वजीर का कहना है कि हुकूमत रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों को गैर कानूनी तारकीन वतन समझती है और उन्हें मुल्क बदर करेगी। हुकूक इंसानी की तंजीमों ने हुकूमत के फैसले को अफसोसनाक करार दिया है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की बहुत क्लियरली डिफाइंड है, चाहे वो संविधान कॉन्स्टिट्यूशनली हो, चाहे वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं जो इंडिया फॉलो करता है उसके हिसाब से ऑब्लिगेशंस हो। बहुत क्लियर है कि इंडिया डिपोर्ट नहीं कर सकता ऐसे रोहिंग्यास क्यों, स्पेशली जो कंडीशन उनकी भी चल रही है। इंडिया का रवैया पनाहगुज़ीनों के तईं हमेशा इंसानी हमदर्दी का रहा है, तो आखिर अचानक हुकूमत रोहिंग्या के खिलाफ क्यों हो गई? बाज़ कारकुनों का ख्याल है कि यह फैसला मुसलमानों के तईं नफरत की आलमगीर रविश का हिस्सा है। पूरी दुनिया में मुसलमानों को मिसट्रीट किया जा रहा है, उनको बतौर रिफ्यूजी लाखों लोग पूरी दुनिया में आज दरबदर हैं। और जाहिर सी बात है कि भारत में कि उसी तरह की राइट विंग रिजीम आज सत्ता में है, तो वो उसी रास्ते पर चलेगी और उसी पर वो जा रही है। उन्हें मुल्क बदर करने के फैसले के बाद बाज़ कैंपों में उन पर हमले हुए हैं। हुकूमत के फैसले से रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों में घबराहट पैदा हो गई है। अगर इस टाइम तक हम लोगों को वहाँ पे डिपोज करेगा तो शायद हो सकता है हमारी जान बचेगा, ना ही बचेगा वो अल्लाह जाने। सारा काट दिया था, मार दिया था, जला दिया था, तो वहाँ जाने का क्या फ़ायदा है? इसीलिए वहाँ नहीं जाऊँगी। तो यहाँ रह सकते तो यहाँ रहूँगी, यहाँ नहीं रह सकते तो नदी में खाद देने तो बहुत बेहतर है। हुकूमत ने मुल्क की रियासतों को हिदायत जारी की है कि वो रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों की शनाख्त करे। एक ऐसे वक्त में जब बर्मा में रोहिंग्या की सूरत हाल पर पूरी दुनिया में तशवीश जाहिर की जा रही है, इंडिया रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों को मुल्क से निकालने की तैयारी कर रहा है। रोहिंग्या के लिए इंडिया की ज़मीन भी तंग कर दी गई है। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, दिल्ली। जैसा कि आपने रिपोर्ट में देखा कि इंडियन हुकूमत ने रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों को मुल्क बदर करने का इशारा दिया है, लेकिन इंसानी हकूक़ की तंजीमों का मुतालबा है कि हुकूमत ना सिर्फ अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी करे बल्कि म्यांमार में भी हालात की बेहतरी के लिए अपना सुरसूख इस्तेमाल करे। दिल्ली में नामानिगार सोहेल अलीम ने एमनेस्टी इंटरनेशनल से वाबस्ता रघु मेनन से बात की और पहले पूछा कि जब इंडिया ने पनाहगुज़ीनों से मुतालिक किसी भी बैनुल अक़वामी मुआहदे पर दस्तखत ही नहीं किए तो फिर इंसानी हकूक़ की तंजीमें हुकूमत पर क्यों तनकीद कर रही हैं? हिंदुस्तान ने 51 और 67 के रेफ्यूजी कन्वेंशन पे सिग्नेचर नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद हमने कई हज़ारे लोगों को यहाँ पे रेफ्यूज दिया है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ में दो और ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में आर्टिकल 14(1) और जो इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है नॉन रिफॉर्मा है, जिसके चलते हुए आप किसी भी ऐसे कम्युनिटी लोगों को वापस नहीं भेज सकते हैं जहाँ पे उन्हें ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस का सामना करना पड़े। तो
क्या माजी में कोई ऐसी मिसाल है जिसमें गवर्नमेंट ने पनाहगज़ीनों को ज़बरदस्ती वापस भेजा हो? ऐसा कोई एग्जाम्पल मेरे जहन में तो नहीं आता है, क्योंकि आप चाहे तिब्बत की बात करें, चाहे आप श्रीलंकन तमिल्स की बात करें, चाहे आप चकमा रेफ्यूजीज़ की बात करें बांग्लादेश से, चाहे आप बर्मा से ही जो डिसिडेंट्स आए थे डेमोक्रेसी वाले, NLD वाले, उनकी बात करें चिन स्टेट से, ऐसे कई लोग आए हैं, हमने कभी भी किसी को वापस नहीं भेजा। तो रघु फिर मुझे बताएंगे कि आपके ख्याल में इस मर्तबा गवर्नमेंट ने डिफरेंट पॉलिसी या अलग पॉलिसी क्यों इख्तियार की है? देखिए, वजह तो हुकूमत ही बता सकती है, लेकिन ये जो अगर ये होता है और ये जो इन्होंने पब्लिकली जाहिर किया है, ये काफ़ी इररिस्पॉन्सिबल और काफ़ी डिसअपॉइंटिंग एक कदम है, क्योंकि एक है लॉ की बात और दूसरी है मोरालिटी की बात। ये जानते हुए हम उनको वापस वहाँ भेजना चाहते हैं जहाँ पे उन पे जुल्म ढा सकते हैं, तो ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की एक ग्लोबल इमेज के लिए भी बहुत बुरा होगा, और हमारा जो डेमोक्रेटिक सेक्युलर फैब्रिक है जहाँ हम सबको मदद देते हैं जो हमारे पास आते हैं, इसके लिए भी एक बहुत ही बड़ा धक्का होगा। अच्छा, हुकूमत का ये कहना है कि ये लोग गैर कानूनी तारकीन वतन हैं या इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। हुकूमत के इस दावे में आपको कितना वजन नजर आता है? बिल्कुल, ये काफ़ी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट था किरण रिजिजू जी का, क्योंकि ये जानते हैं कि ये अधिकतर लोग इसीलिए आए थे क्योंकि वहाँ पे जुल्म हो रहे थे, उनको अपनी जान बचानी थी। तो ये इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं हैं, ये असाइलम सीकर्स हैं, रेफ्यूजीज़ हैं। रेफ्यूजीज़ एजेंसी के थ्रू सर्टिफाइड भी हैं, काफ़ी उनको रेफ्यूजी कार्ड्स भी मिला है और रजिस्टर्ड भी हैं, और सरकार हुकूमत बहुत सालों से जानती है कि ऐसे लोग यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि UN जो रेफ्यूजी एजेंसी है वो सरकार के साथ काफ़ी इंफॉर्मेशन शेयर करती है। रघु, रोहिंग्या स्टेटलेस लोग हैं, बर्मा खुद उन्हें अपना शहरी तस्लीम नहीं करता, तो ऐसे हालात में हुकूमत के सामने क्या रास्ता है? इन लोगों को कहाँ भेजा जाएगा और बर्मा उन्हें क्यों वापस लेगा? बिल्कुल, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। फिर एक तो जो वहाँ पे सिचुएशन है और हिंदुस्तान को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, ताकि वहाँ जो राखाइन स्टेट, अराकान में जो लड़ाइयाँ हुई हैं, जो सिविलियंस पे जुल्म हुए हैं, उसमें हमें इन्वॉल्व होना चाहिए, और म्यांमार की हुकूमत के साथ बात करते हुए उनको भी ये समझाना चाहिए कि वहाँ की सिचुएशन इम्प्रूव हो। और दूसरी बात ये है, जो यहाँ पे रेफ्यूजीज हैं, हम जानते हैं कि उन्हें वापस बर्मा नहीं लेगा इस हालात में। वो सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, जो बांग्लादेश गए थे, जो मलेशिया गए थे, जो इंडोनेशिया गए थे, वहाँ के रोहिंग्यास को भी वापस नहीं लिया जा रहा। तो इस सिलसिले में ऐसे चलते हुए उनको जबरदस्ती बाहर भेजना, ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल के रघु मेनन। इंडिया की जनूबी रियासत कर्नाटक में मंगल की शाम सीनियर सहाफ़ी गौरी लंकेश के कत्ल के बाद मुल्क के कई बड़े शहरों में मुजाहरे हुए हैं और रियासती हुकूमत ने तफ्तीश के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दे दी हैं। गौरी लंकेश का शुमार बीजेपी की क़ियादत वाली वफाकी हुकूमत के सख्त नाक़िदीन में किया जाता था। दिल्ली से सलमान रावी। गौरी लंकेश हिंदू कौम परस्ती के खिलाफ खुलकर आवाज उठाती थीं। आज उनके कातिलों को सजा दिलाने के लिए आवाज उठाई जा रही है। उन सबको हम चेतावनी देते हैं, मारो हमें, गोली मारो। You kill us, but you cannot kill our thoughts. You can never kill Gauri's thoughts. वो मंगल की शाम बंगलोर में अपने घर लौटी ही थीं कि उन्हें फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। गुज़िश्ता चंद दिहाइयों में ये किसी सहाफ़ी के कत्ल का सबसे बड़ा वाक़या है। एडिटर्स गिल्ड ने उनके कत्ल को प्रेस की आज़ादी पर हमला करार दिया है। तज्ज़िया निगारों के मुताबिक गुज़िश्ता चंद बरसों में इंडिया में सहाफ़ियों को निशाना बनाने के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है और इख्तिलाफ़ राय या तनक़ीद के लिए जगह तंग हुई है। हम सबको रोज़ ही धमकियां मिलती हैं, बलात्कार से लेके हत्या की। अभी तक हम सोचते थे कि ये ऐसे ही बोलते हैं, अब लगता है कि क्या पता ऐसे नहीं बोलते हैं। अगरचे अभी तफ्तीश शुरू ही हुई है, लेकिन आम तासुर यह है कि गौरी लंकेश को उनके नज़रियात की वजह से निशाना बनाया गया। कई सीनियर वज़रा ने उनके कत्ल की मजम्मत की है, लेकिन इस वाक़े से ये तासुर और मजबूत होगा कि इंडिया में इजहार ख्याल की आज़ादी ख़तरे में है। सलमान रावी, BBC न्यूज़, दिल्ली।
बहिरा ओकियानूस के तारीख के तबाहकुन समंदरी तूफान इरमा ने 295 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बढ़ते हुए कैरेबियन के जजीरों एंग्ला, एंटीगा और बारबोडा को बुरी तरह मुतासिर किया है। बारबोडा से तमाम रवाबित मुनक़ता हो चुके हैं और मुतासिर इलाकों में लोगों की जान माल के बारे में सख्त खदशात पाए जाते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नौजवान गैर कानूनी तारकीन वतन को तहफ़्फ़ुज़ देने के प्रोग्राम ड्रीमर को मनसूख करने का ऐलान किया है, जिसके बाद मुल्क भर में इस फैसले की शदीद मजम्मत की गई है। साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा के दौर में मुतारिफ इस प्रोग्राम के मनसूख होने से तकरीबन 8 लाख अफराद के मुतासिर होने का खदशा है। चीन ने अमेरिका और जनूबी कोरिया के उस मुजव्वज़ा मंसूबे की मजम्मत की है जिसके तहत जनूबी कोरिया में मजीद 4 दिफाई मिसाइल लॉन्चर्स नस्ब किए जाए हैं। चीन का कहना है कि इजाफी मिसाइल सिस्टम से खित्ते की सिक्योरिटी को खतरा है। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा कैसे बरतानिया से एक डॉक्टर अफगानिस्तान में तिब्बी अमले की मदद कर रहा है और आपकी मुलाकात करवाएंगे 1948 में कश्मीर के महाज पर जंग लड़ने वाले स्कर्दू के मोहम्मद अमीन से। इस उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आदिल शाहजेब। अब बात एक ऐसे शख्स की जो बचपन की तकलीफ़ों को याद करते हुए अफ़गानिस्तान में अपने जैसे लोगों की मदद कर रहे हैं। बरतानिया में रहने वाले डॉक्टर वहीद अरियान बचपन में मुल्क के ख़राब हालात से फ़रार होकर बरतानिया आ गए थे। यहीं उन्होंने तिब्बी तालीम हासिल की। वो अब यहाँ से सोशल मीडिया के ज़रिए मरीज़ों के इलाज में अफ़गान डॉक्टर्स की मदद कर रहे हैं। तफसील के साथ समरा फातिमा। अफ़गानिस्तान में जारी कशीदगी के दरमियान रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ी मुश्किलात की खबरें नई बात नहीं। अफ़गानिस्तान तिब्बी सहूलियात के मामले में दुनिया के सबसे पसमानदा मुल्कों में से एक है। डॉक्टरों के पास तरबियत की कमी है और उन्हें अच्छी सहूलियात भी दस्तयाब नहीं। लेकिन मुश्किल घड़ी में वो डॉक्टर वहीद आर्यान से राब्ता कर सकते हैं। वहीद एक अफ़गान हैं जिन्होंने मेडिकल की तालीम बरतानिया में हासिल की। वो सोशल मीडिया के जरिए अफ़गानिस्तान में डॉक्टरों को तिब्बी मशवरे देते हैं। वो ये काम चेस्टर में अपने घर से दिन रात कर रहे हैं। वहीद इलाज के इस तरीक़ेकार को टेलीमेडिसिन कहते हैं। इनके पास ना तो ताज़ा तरीन टेक्नोलॉजी है और ना इलाज से मुतालिक महारत। इनके पास जदीद तरीन अद्वियात भी नहीं है। इन्हें ऐसे मशवरों की ज़रूरत है जो हमारे पास मौजूद हैं। ये इनके लिए बड़े काम की साबित होते हैं। अब वहीद और उनकी टीम ऐसे तरीक़ों पर काम कर रहे हैं जिनकी मदद से अफ़गानिस्तान में डॉक्टरों को तरबियत दी जा सके। ये तजर्बा कामयाब रहा। हमने एक मेडिकल केस का जायजा लिया और मुश्किल का हल भी ढूंढ निकाला। 1980 की दहाई में रूसी हमले के बाद वहीद के लिए मुश्किलें पैदा हो गईं। वहीद और उनका ख़ानदान अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन मुल्क के खाना जंगी की ज़द में आने के बाद उनके वालिदैन ने उन्हें बरतानिया भेज दिया। उस वक्त वो 15 बरस के थे और अंग्रेज़ी भी नहीं बोल पाते थे, लेकिन 4 बरस के अंदर वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तिब्बी तालीम हासिल कर रहे थे। उनमें अपने मुल्क में लोगों की मदद करने का जज्बा बढ़ता गया। मैंने अपने बचपन में इतनी मुश्किलात का सामना किया है कि वो मेरी याददाश्त में अभी भी ताज़ा है। मैं देखना चाहता था कि क्या मैं किसी तरह इन लोगों की मदद कर सकता हूँ। वहीद कहते हैं कि अब अफ़गानिस्तान में मुश्किलात का सामना करने वाले लोगों की मदद करने से खुद उनकी तकलीफ़ों का इलाज हो रहा है। सन 1947-48 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर में लड़ी जाने वाली जंग में स्कर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अमीन ने भी हिस्सा लिया। वो अपने साथियों के हमरा लद्दाख में एक मुहाज पर महसूर होने के बाद 11 माह तक अपने दुश्मन का मुकाबला करते रहे। इस दौरान इन्हें ये खबर ना हो सकी कि जंग कब की बंद हो चुकी है और पाकिस्तान बन गया है। उन्होंने अपनी कहानी हमारे साथी जफ़र सैयद को सुनाई। सबने कहा छोटा उम्र है, राइफल नहीं उठा सकते हैं। मैंने बोला आप लोग मत उठाओ, हम साथ चले गए, राइफल उठा के जाएगा। बोले ये राम तुम पता नहीं किधर है। फिर चले गए तो ना दरख्त है जी, ना कोई इंसान का निशानी है, कुछ भी नहीं है। बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट वो लाल कमीज शलवार पहनकर, वो एक चोटी को ऊपर एक मंदिर बना हुआ है, उसमें वो अपना पूजा करते हुए उधर हफ्ता उधर ठहरा जी। उधर से उस सब को 8 दिन का रास्ता है जी। उस जगह का नाम है पदम। लद्दाख में जंग है,
लद्दाख में खूब जंग है, कल फतह होगा, परसों फतह होगा, ये सुनता था जी। बस ये सर्दी आ गई, बर्फ़ बहुत आता है जो उधर 7-8 फुट बर्फ़ आता है जी। बस बर्फ़ आ गया, फिर वो जब कोहरा जमता है जी उस वक्त इंसान चलता है उधर, नहीं तो नहीं चल सकते हैं। भाई जी सर्दी का आखिर में वो लोग आ गया जी। इधर तो पाकिस्तान बन गया था, हमको तो नहीं पता है। कोई 100-200 किलोमीटर ये गज के फैसले पर आ गया जी, ये लोग मीटर के फैसले पर आकर उस दूसरे दिन उन्होंने फैर किया जी। रात को 1 बजे उन्होंने फैर खोला जी। तब तक हम लोगों ने कहा मुसलमान हैं, पहले मत हरकत करो, पहले इनको फैर करने दो। भाई जी आग का शोला नज़र आता है जी, अपना रौब जमाने के लिए। हम लोग तो घरों में है जी, बस सुराख किया, दीवारों को सुराख करके घरों में है, फैर नहीं किया। दुश्मन हमारा इर्द गिर्द आ गया जी दूसरे तीसरे दिन। वो जी लंबा लंबा वो ब्रांडी पहना हुआ है जी, इतना हम तो सब तो बच्चे हैं जी। रोज़ाना इस तरह हालत होता, रात भर जी सब 6 महीना है। नींद किस चीज़ का नाम है पता नहीं है, बिछाने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। अम्नेशन हमारे पास था। इधर पहुंचा जी, इन्होंने कहा आप लोगों को लियाकत अली खान ने मुलाकात के लिए बुलाया है। दूसरे दिन लियाकत अली खान साहब आ गया। हमारा उस पार्टी को 10,000 दफ्तर का वो हाथी कागज़ में था, लपेटा हुआ था। उसने बोला ये सरकारी नहीं है, ये मेरे जेब से मैंने दिए है, आप लोगों का इनाम है। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आदिलशाहज़ेब। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। आदिल शाहज़ेब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।